जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज टू पे। हम लोग पॉलिटी में एक दिन वाले एग्ज़ाम मतलब वन डे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे पूछे ही जाते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। और मौलिक अधिकार को ख़त्म करने के बाद हम आज भाग 4 अनुच्छेद 31 से 51 36 से 51 तक, जो कि नीति निर्देशक तत्व कहे गए हैं, इनकी चर्चा करते हैं। यह आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के हर एक एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हम भी, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, हमारे लिए ये उपयोगी होगा कि आप ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हौसला बुलंद रहे और आपको वन लाइनर और वह एक दिन के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन मिलते रहें। शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है। कहने का मतलब साथियों, यह अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य मतलब यह आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, बल्कि आपका एक कर्तव्य है, या फिर आपका नहीं, ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य मतलब, यहाँ पे राज्य का मतलब यूपी बिहार नहीं होता है साथियों। मैंने आपसे हर एक वीडियो में ये बात की है। जब भी राज्य शब्द आए पॉलिटी में, तो उससे आपको संप्रभु देश मतलब देश का एक एक क्षेत्र जहाँ तक देश का शासन हो, उसे राज्य कहा जाता है। तो आपने राज्य का मतलब समझ लिया कि नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है। जैसे भूखे को भोजन देना, बेघर को घर देना और शिक्षा को शिक्षा में बदलना, ये सब कर्तव्य है। तो चलिए देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड देश के द्वारा देश से लिया गया है इस विचारधारा को। नीति निर्देशक तत्व वाद योग या न्याय योग नहीं है। अर्थात आप समझिए कि नीति निर्देशक तत्व को लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यह बात योग है ही नहीं, इस पे डिस्कस किया ही नहीं जा सकता है सरकार के विरुद्ध। हालांकि आपसे जब बात कोई कहेगा कि वाद योग किसके खिलाफ नहीं है, ये कौन प्रोवाइड कराता है, ये तो हमें सरकार राज्य ने, अभी मैंने आपसे बात किया कि राज्य द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ये राज्य सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। यह लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। के.टी. शाह के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाता है। मतलब जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसने कहा, ऐसा पूछा जाता है कि किसने कहा यह एक ऐसा चेक है जो कि बैंक के अनुसार भुगतान किया जाता है, तो यह के.टी. शाह। अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा। हालांकि अंबेडकर साहब अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कही है, वहीं पे अंबेडकर साहब ने इसे अनोखी विशेषता कही है। चलिए अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली संस्था, जैसे संसद, केंद्र सरकार, राज्य का विधानमंडल, राज्य की सरकार। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। इसका क्या यह सबसे पहली बात, ये तो न्यायालय में वाद योग है ही नहीं, तो इसलिए जब वाद योग है ही नहीं, तो यह बात ही नहीं होती है कि इसका परिवर्तित किया जा सकता है, इसका मौलिक कर परिवर्तित होगा। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। जो राज्य जो होगा वह लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, जो राज्य जब सरकार या संसद या जो भी खुद में एक संप्रभु है, वह जो है किसी भी कल्याण के लिए, कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। जैसे राज्य में असमानता को कम करने का प्रयास करना, छुआछूत की भावना को कम करना भी एक कर्तव्य है। इस प्रकार कर्तव्य है कि किस प्रकार से उसे कम किया जाए।
अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करे। इसका अर्थ है कि हम लोग एक ही काम के लिए जब अलग अलग कैटेगरी के लोग से काम करवाते हैं तो उसे अलग अलग वेतन देते हैं। तो इनका कहना है, ये थोपा नहीं जा रहा है बल्कि कहना है कि दोनों को समान वेतन देना देना जाना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। ये महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय अनुच्छेद था कि देश के हर एक राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन हो। ग्राम पंचायतों के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कहता है कि जब कुछ दशाओं मतलब दशा किस प्रकार की हो सकती है, वृद्धावस्था हो सकता है, बेकारी होता है, अंगहीनता मतलब किसी अंग से, जिसे हम अभी के भाषा में दिव्यांग कह सकते हैं। उसके बाद और भी कई मतलब जो समाज में नीचे तख्ते पे गिरा हुआ लोग हैं उसको उठाने के लिए, उसे सहायता के लिए सरकार को या राज्य को अधिकार देना होगा। 41 कहता है बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्धा पेंशन अनुच्छेद 41 के आधार पर ही चलाए जाते हैं। ये जो अभी देख रहे हैं 60 वर्ष या 80 वर्ष स्टूडेंट को 2 साल तक 1,000 रुपया का मिलना, ये सभी अनुच्छेद 41 का ही तो मतलब ये है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता। अब मनोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता क्या, महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाए। देखिए महिला जब 2 बच्चे के लिए, जब महिला प्रेग्नेंट रहती है तो 2 बच्चे के लिए सरकार के द्वारा 3-3 महीना पहले तो 3 महीना पहले 3 महीना बाद तक छुट्टी दिया जाना चाहिए था, है तो वो अभी मिलता भी है। तो इसलिए कि बोल रहा है कि किसी भी मनोचित दशा में मतलब वो उस दशा के लायक नहीं है कि वह काम कर सके, तो उस स्थिति में यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसे छुट्टी दिया जाना चाहिए बिना सैलरी काटे हुए किसी इमरजेंसी के लिए। वही बात यहाँ कह रहा है। महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश, जिसे मातृत्व अवकाश कहेंगे, वो मिलना चाहिए। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब ऐसा मजदूरी दीजिए जिससे वो पेट पाल सके। पेट पालने का मतलब सही से भोजन कर सके, सही से एक आम आदमी के तरह रह सके भारत में। ये नहीं कि बेगारी करवा रहे हैं, जहाँ 200 बनना चाहिए वहाँ 100 रुपया दे रहे हैं, जैसे कि वो तो मतलब किसी भी कर्म के लायक नहीं हो, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना मजदूरी दीजिए कि वह निर्वाह कर ले। ये अनुच्छेद 43 कहता है श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए, और ऐसा होता भी है, इससे कम आप सैलरी नहीं दे सकते हैं। ये सभी जगह लागू भी है अभी। मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग किस पे चलाए जाते हैं? अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल सहायता या कॉमन सिविल कोड होता है। अब इसे यूसीसी भी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप यकीन नहीं कीजिएगा, अभी वर्तमान समय में गोवा में ये लागू है और इनका कई राज्यों, उत्तराखंड में भी लागू शायद हो गया है, और कई राज्यों में कर्नाटका या यूपी, कई राज्यों में इनका पहल चल रहा है, गुजरात, कि इसे यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। यह एकमात्र गोवा राज्य में अभी लागू है। राज्य एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करे। कानूनों को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान कानून लागू है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करे। कहने का मतलब 14 वर्ष से तक के बच्चे का शिक्षा 6 वर्ष से कम, माफ़ कीजिएगा, यहाँ केवल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतलब जो नर्सरी से एकदम बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का ख्याल कौन रखे? सरकार रखे। इसलिए तो सरकार, देखते हैं आप सरकारी स्कूल में खाना पीना, बच्चे का खेलने का सामान के साथ, मतलब किसी तरह बच्चे को
बढ़ाया जाए। यह 86वां संविधान संशोधन 2022 के 2002 के आधार पर लागू किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार से लागू किया गया है। जैसे आप आंगनवाड़ी अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाए जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, प्राइमरी स्कूल में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा दिया जाता है, वो भी एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा ही, जो कि अभी अनुच्छेद आपको मैंने 21 का बताया था कि लागू हुआ है। शिक्षा कितना जरूरी है। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा दुर्लभ वर्गों के अर्थ तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा दुर्लभ वर्गों के अर्थ तथा शिक्षा संबंधित हितों को बढ़ावा देगा। मतलब नीचे तबके के गिरे हुए लोगों को उठाकर शिक्षा देना ही है। राज्य के अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दुर्लभ वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान तथा छात्रवृत्ति प्रतियोगी परीक्षाओं और शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है। आपको स्कॉलरशिप मिलती होगी, स्कूल में ड्रेस के पैसे, साइकिल के पैसे, वो किन आधार पर दी जाती है? यही आधार है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य सुरक्षा का सुधार का प्रयास करेगा राज्य। मतलब एक सरकार के द्वारा ऐसा व्यवस्था हो कि कम से कम स्वास्थ्य, खाना और घर, ये सभी दिया जाना चाहिए। अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने पर जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। आप जानते हैं ना, बिहार में शराब बंद है। क्यों बंद है? यहाँ से ये कर सकता है क्योंकि शराब का कुछ दुरात्मक गुण भी है। हालांकि हम लोग जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दवाई खाया है वो शराब नहीं पिया है। अल्कोहल का यूज ज़्यादा करने पे प्रॉब्लम है, लोग नहीं मानते हैं। तो शराब है क्या? अल्कोहल का ही एक दूसरा रूप है। कम मतलब कई प्रकार से उसे मतलब बनाया जाता है। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर बिहार में दारू बंद कर दिया गया। यहाँ लिखा हुआ भी है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण, कर्जा, सिंचाई, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं वध पर प्रतिबंध, भारवाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाए। गाय का हत्या करना पाप है। या किसी भी कृषि या पशुपालन का संगठन, मतलब यहाँ पे वन्य जीव का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पोषित जीव का बात कर रहा है। आपको वन्य जीव दूसरे अनुच्छेद 48 का कौन में मिलेगा? यहाँ फंसते हैं। यहाँ पे कृषि और पशुपालन की बात कर रहा है। यहाँ किसान कैसे एक मतलब ग्रो करे, वृद्धि करे, पशुओं का किस प्रकार पशुओं से पैसा कमाए, उसको पाल कर, दूध निकाल कर, उसके अवशिष्ट से खाद बनाकर। वहीं अनुच्छेद 48 कहता है पर्यावरण का संरक्षण, पेड़ पौधे को बचाइए, जंगल को बचाइए, संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। यहाँ पे आपको शेर, बाघ, हिरन, हिरन की जो रक्षा होती है, हिरन को नहीं मार सकते हैं। तो ये 48 का क के अनुसार नहीं मार सकते हैं। 48 के हिसाब से दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। राज्य वनों को नष्ट होने से बचाएगा, तब वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाएगा। वन जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य अभ्यारण्य की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। जितने भी धरोहर हैं, अनुच्छेद 49 के तहत उसे सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। जैसे लाल किला, ताजमहल तथा स्थान से कंपनी बाग। खुदाई में प्राप्त हुई वस्तुओं को राज्य नष्ट होने से बचाएगा। कई हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के कई स्थल है। हम लोग बड़े बड़े गुफा, हम लोग को पुराने समय के ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल के, अर्ध ऐतिहासिक काल के बहुत सारे सामान को सुरक्षित रखे हुए। क्यों? इससे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे ग्रो किए हुए हैं, तो उनका एक धरोहर हो जाएगा, इसलिए उन्हें रखना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथकीकरण। मतलब सुप्रीम, जैसे एक तरह से मान लीजिए आप संसद और न्याय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, मतलब जज, जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका, दोनों का एक अपना अपना अलग अलग क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोई दखल नहीं देगा, इसका कहने का मतलब है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि।
अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हम पाकिस्तान पे, हालांकि हमको पाकिस्तान से लड़ाई है, पाकिस्तान को हमसे लड़ाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसका एरोप्लेन, नॉर्मली एरोप्लेन तो उसके ऊपर से जाता है, उसका उसका एरोप्लेन मेरे ऊपर से जाता है। हाँ, किसी कारणवश से उसे हम रोक सकते हैं, हाल ही में हुआ भी था, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का कारण है कि हम इसे कंप्लीट नहीं रोक सकते हैं, वो भी हमें नहीं रोक सकता है, चाइना हमें नहीं रोक सकता है। तो ये एक अलग है, मतलब अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। हम विदेश नीति की जितनी बातें करते हैं आर्टिकल 51 से ही संबंधित है। भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामले में भारत कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत का एक अपना नीति सब दिन रहा है कि वह किसी भी मुद्दे को बातचीत से सुलझाना चाहता है। रूस यूक्रेन का युद्ध में पूरी दुनिया दो भागों में लगभग बट चुकी थी, लेकिन भारत अपने स्टैंड पे खड़ा रहा। उन्होंने क्या कहा? युद्ध समाधान नहीं है, रूस और यूक्रेन को बैठकर बात करना चाहिए, जबकि हमारा रूस परम मित्र है। तो भारत का एक अपना नीति है गुटनिरपेक्ष। जय हिंद।